Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I'm Irshad sir and this time I'm here with my much awaited DPP series जो मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे भेज रहा हूँ और आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि जो DPPs मेरे हैं इनकी की मैं डिस्कस करूँगा ऑनलाइन वीडियोस में। तो आज आपके लिए वो वीडियो सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं जिसमें मैं अपने ये जो DPP सारे मैंने बनाए हैं इनकी की को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो इसमें आप कुछ बच्चों का ये कंसर्न था कि जो मेरे DPPs हैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, चूँकि ये DPPs जो हैं पूरे NCERT बेस्ड हैं, 100% NCERT बेस्ड है और इसमें मसला ये है कि आपको ये DPPs जो है ये किसी दूसरे बुक से नहीं मिल पा रहे हैं आपको, जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और ये जो क्वेश्चंस जो MCQs मैंने फ्रेम किए हैं ये आपको कहीं ऑनलाइन गूगल सर्च करके नहीं मिल रहे हैं, और ये जो मैंने MCQs फ्रेम किए हैं ये किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आपको नहीं मिल रहे हैं। या असल में इन क्वेश्चंस का जो मैंने MCQs बनाए हैं या जो DPP सीरीज़ मेरी चल रही है इनमें इंडिजिनस मेरी अपनी मेहनत है और अपनी मेहनत से बनाए हैं आपके लिए, और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने पिछले साल भी DPPs बनाए थे वो नीट 2023 में हमने देखे कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो बच्चों का ये एक कंटिन्यूसली एक डिमांड रहा कि DPPs के बारे में कि इनको इनकी की मिले, तो मैंने चाहा कि ही क्यों दूँ, क्यों ना इनको थोड़ा सा सॉल्व भी कर देंगे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में। इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे या कुछ दिनों के बाद आपको एक एक DPP का सलूशन मिलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला DPP जो फोटोसिंथेसिस से लिया हुआ है। अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन भी आपका लगा हुआ है इस पे। ठीक, तो इसको बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ में, तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह हम क्लियर करते जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला DPP। ठीक है, तो ये देख लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसके रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन, चूँकि असर्शन रीजन अक्सर बेशतर आपको एग्जाम में भी देखने को मिल पा रहे हैं। और 2022 से असर्शन रीजन का एक बहुत बड़ा जो हमने देखा कि उनकी संख्या बहुत बड़ी एग्ज़ाम में मिली, और नीट में कंटिन्यूसली ये इनकी संख्या जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए शुरुआती करते हैं असर्शन रीजन से। चलिए बेटा, असर्शन क्या आया है? फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। फोटोसिंथेसिस से ही तो पूरी प्लांट का काम चलता है। तो मैं तो ये बताऊं, एक तो प्लांट का काम चल रहा है और पूरी दुनिया का निज़ाम फोटोसिंथेसिस पे चल रहा है। हर कोई जिंदा है बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड प्यूरिफाइज इट। देखो बेटा, हम ऊपर बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, मैंने बताया कि हर किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन असर्शन बता रहा है कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, लेकिन रीज़न क्या है इसके लिए? इसके लिए रीज़न ये है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके अपने लिए फूड बना रहा है, इसीलिए तो है ये प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन रीज़न क्या बता रहा है इधर? बिकॉज इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड प्यूरिफाइज इट, ये एयर को प्यूरिफाई करता है। रीज़न सही है, स्टेटमेंट जो है ना, रीज़न ये सही है। समझ में आ रही बात? ठीक, लेकिन ये रीज़न जो है ना ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये दिया हो कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो इसको आना चाहिए था। हमारे पास बिल्कुल रीज़न जो सही है और असर्शन जो है ये रीज़न को वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वेदर इट वैलिडेट्स रीज़न और नॉट, तो ऐसी सूरत में आप बिल्कुल असर्शन को क्या कर सकते हैं बेटा? कंसिडर, इसको सही कंसिडर कर सकते हैं और इसको बिल्कुल हम गलत कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि असर्शन रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा? असर्शन इज ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। ठीक है बेटा, चलिए ये तो हो गया बेटा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बता दिया, पहला क्वेश्चन आपका। ठीक, अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बेटा जाएंगे। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये पहला क्वेश्चन बेटा डिस्कस हुआ था आपके साथ। ओके, ये बेटा आपकी स्क्रीन पे ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या है? ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। सही है, जो भी हेटेरोट्रॉफ्स है दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड।
और दूसरा जो है बेटा स्टेटमेंट, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, फोटोसिंथेसिस जो है इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। तीसरा क्या है बेटा, इन फोटोसिंथेसिस नेट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फोटोसिंथेसिस में बेटा हम देख रहे हैं कि एटीपी जो फोटोसिंथेसिस में बेटा बन रहे हैं एटीपी, तो एटीपी जो बन रहे हैं ना ये कहाँ पे बेटा बन रहे हैं, ये एटीपी फोटोसिंथेसिस में बन रहे हैं कहाँ बेटा, तो एटीपी को अगर आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनते हैं बेटा लाइट रिएक्शन में, ठीक है बेटा। लेकिन ये एटीपी बनने के बाद ये बेटा इस्तेमाल कहाँ पे हो जाते हैं, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में, ये एटीपी जो है ये बेटा डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए अब जो चीज़ इधर बनी, समझ में आ रही बात, और वो चीज़ इस्तेमाल हुई कहाँ बेटा, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हुई, और अल्टीमेटली क्या बना डार्क रिएक्शन से, अल्टीमेटली बेटा डार्क रिएक्शन से फूड बना। तो मुझे बताओ क्या नेट एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, जो भी एनर्जी फोटोसिंथेसिस में बन रही है ना दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज फूड। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये बेटा गलत स्टेटमेंट है, समझ में आ रही बात। फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है बेटा सी, तो इसका ये है सही आंसर। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आगे बढ़ लेते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फॉर, देखिए मैंने आपको बार बार बताया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है इस तरह से हमने देखा बेटा, एक लीफ को हमने लिया था और इस लीफ को बेटा हमने क्या किया था, इस लीफ को हमने कलर किया था, शेड किया था बाई डिफरेंट कलर, समझ में आ रही बात। चलिए बेटा से फॉर एग्जांपल इधर हमने इस लीफ को बेटा कलर किया था, ये एक कलर किया था, ये दूसरा कलर किया था। चलिए मैं नेक्स्ट कलर भी बेटा इस्तेमाल करूँगा समझाने के लिए। चलिए बेटा ये लीफ को और एक कलर बेटा इधर किया था, ठीक, और एक कलर किया था, तो हमने इसको कलर किया था, ठीक। लेकिन कुछ पार्ट्स जो लीफ के थे, ये वाले पार्ट्स अगर आपको याद होगा इसी तरह से मैंने क्लास में भी बनाया था डायग्राम, तो ये वाले पार्ट्स जो हैं बेटा इनको बोलते हैं एक्सपोज पार्ट, ये एक्सपोज पार्ट है, और इस एक्सपोज पार्ट का कलर जो है ना असल में ग्रीन कलर है, समझ में आ रही बात। ये एक्सपोज पार्ट जो है, इस एक्सपोज पार्ट पे बेटा इधर से क्या गिर रही है, इधर से ये सन है, तो ये सनलाइट आ रही है, ये एक्सपोज पार्ट पे गिर रही है, और एक्सपोज पार्ट जो है इधर एक्सपोज पार्ट में बेटा क्या बनता है, इसमें बेटा बनता है स्टार्च। क्लियर हो रही बात। तो बताओ मुझे बेटा, तो हमारे पास जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है इसको हमने किसके लिए बेटा किया, ये होता है फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और जहाँ पे स्टार्च बने वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो गई, सिंपल। तो एक्सपोज पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो गई, तो एक्सपोज पार्ट में स्टार्च बनी। लेकिन स्टार्च बनी कैसे, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ बेटा किया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दोनों चीज़ें बेटा ये एक्सपेरिमेंट दोनों चीज़ों के लिए किया जा रहा है, ये दो चीज़ें हमें बता रहा है कि प्लांट्स जो है ग्रीन प्लांट्स वो ग्रीन पार्ट्स में या एक्सपोज पार्ट में ही स्टार्च बना सकते हैं, बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का इस एक्सपेरिमेंट के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, सो इट इज परफॉर्म फॉर बोथ ए एंड बी, तो ये इसका बेटा सही आंसर बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ये डीबीपी पहला बेटा चल रहा है आपका डीबीपी फर्स्ट, और डीबीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये आपकी स्क्रीन पे अभी है। ठीक, चलिए डीबीपी 4 हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट, देखिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हमने किया था इस तरह से, ये एक बीकर लिया था, अगर आपको याद होगा क्लास में बिल्कुल इस तरह से डायग्राम बनाए थे हम, ठीक है ना। ये एक बीकर बेटा लिया था इस तरह से, तो बीकर में हमने बेटा एक लीफ डाला था, और इस लीफ का आधा पार्ट बीकर में रख दिया था इस तरह से, है कि नहीं, ये लीफ का आधा पार्ट, और ये वाला पार्ट जो लीफ का आधा पार्ट जो है ये एक्सपोज था। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी, क्योंकि ये मोल ने किया था। ठीक है बेटा, किसके लिए करते हैं, देखो इधर बेटा हम फिर कॉटन प्लग लगाते हैं इसमें, ठीक, मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इधर हमने लगाया था बेटा इस तरह से कॉटन प्लग लगाया था, इसको सील कर दिया था, इसको इसलिए बेटा सील कर दिया था ताकि बाहर से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के वो इस बीकर के अंदर ना आ पाए। और बीकर में इधर से बेटा हमने क्या डाला था पता कुछ याद है, हाँ बीकर में बेटा हमने डाला था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके लिए किया था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाया, तो अंदर वाले पार्ट में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, यहाँ बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और इस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि आ पाया, तो इधर बेटा इस पार्ट में हमें क्या बना था, इस पार्ट में हमें फूड बना था C6H12O6। तो इधर क्यों फूड बना, क्योंकि इधर बेटा इस पार्ट में क्या अवेलेबल था, इस पार्ट में अवेलेबल था कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बताओ मुझे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हमने किस लिए किया था, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसके लिए किया था। ठीक, O2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ना इसके लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। फूड इज मेड फ्रॉम H2O, इसके लिए भी बिल्कुल नहीं किया था। नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, ये आपका सही आंसर है बेटा इसका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा आ रहे हैं हम, इट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ओके,
चलिए डीपीपीज को बेटा चालू कर रहा हूँ। अपने डीपीपीज जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए थे, ठीक, उन अपनी डीपीपीज को फिलहाल मैं चालू कर रहा हूँ। ये एक सीरीज चलेगी, जिन बच्चों को सॉल्यूशंस की ज़रूरत है उनके लिए थोड़ा सा मैं इसको इधर बेटा एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल हमने अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियरली हमने एक एक चीज़ को क्लास में एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन के साथ एनसीईआरटी से हमने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट KOH एंड शॉकट कार्टन आर यूज्ड। अभी मैं बता दिया ऊपर, ठीक, KOH और शॉकट कार्टन की बात अभी हम ऊपर बेटा कर रहे थे। ये कहाँ पे एक्सपेरिमेंट थे, ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल किए थे, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, अभी कुछ सेकंड पहले बताया आपको, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने इस्तेमाल किए थे। बीइंग मोर स्पेसिफिक, मैं इसको बेटा बोलूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हमने इस्तेमाल किए थे, ठीक है बेटा। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इसको इस्तेमाल, वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट लीफ एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल नहीं किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं किया था, और प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में भी इस्तेमाल नहीं किया था। हमने इनको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में ही इस्तेमाल कर दिया। चलिए ओके बेटा, चलिए फटाफट से नेक्स्ट लाइन की ओर बेटा बढ़ रहे हैं हम। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की डीबीपी में सिर्फ मैं बस एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस के पहले 2-2.5 पेज पे दिए हुए हैं उनमें से 10-12 क्वेश्चंस आपके लिए चुने हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे। उसके बाद डीबीपी सेकंड से हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की और जो हमारे डीपीपीज मैंने ऑलरेडी आपको भेजे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज फिलहाल पूरा एक्सपेरिमेंटल वर्क चलेगा जो फोटोसिंथेसिस के इनिशियल में दिया हुआ है, ठीक। मैं इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जोसेफ प्रिस्ले जो है बेटा, इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। जोसेफ प्रिस्ले का बेल जार एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस है, तो इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, ये डी के साथ जाएगा। जैन इंजनहोज जो है बेटा, जैन इंजनहोज, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने जोसेफ प्रिस्ले का ही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन उसने बताया कि सिर्फ ये वैलिड है डे टाइम में और नाइट टाइम में ये वैलिड नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसने बताया कि इट इज सनलाइट विच इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। और जूलियस वॉन सैक्स जो है बेटा, इसने बताया था प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इसके लिए, ठीक। और कॉर्नेलियस वैन नील, इस तरह से बेटा इसके कॉर्नेलियस वैन नील जो है, कॉर्नेलियस वैन नील ये इधर बेटा बचा इसके साथ, ठीक है बेटा। दैट इज O2 इवॉल्व्स फ्रॉम H2O। कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने सल्फर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, जब हमने बताया था कि H2O जो है वही इवॉल्व करता है ऑक्सीजन, ठीक। तो इस हिसाब से इसका पहले को फोर्थ बनेगा, दूसरे को पहला बनेगा, तीसरे को बी आएगा और फोर्थ को सी आएगा। ये करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगी इस एक्सपेरिमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस में पहले से दिए हुए हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट से मिला के एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक। वी आर हाफ वे, हमने तो हाफ पहला डीबीपी खत्म कर दिया, बस चंद मिनट मेरे साथ बने रहिए और ये डीबीपी भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर किसी भी बच्चे को ये डीबीपी की PDF फाइल चाहिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आप बेटा ले सकते हैं, इसको मार्क करके रखिए और इन डीबीपीज को बिल्कुल आप रिवाइज करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was used by जैन इंजनहोज in his experiment? जैन इंजनहोज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा क्या इस्तेमाल किया। देखिए क्लेडोफोरा का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको जैन इंजनहोज ने नहीं बल्कि क्लेडोफोरा को TW एंगलमैन ने इस्तेमाल किया था, तो इसके एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्वेटिक प्लांट, यस, तो जैन इंजनहोज ने बेटा एक्वेटिक प्लांट का इस्तेमाल किया था। KOH सॉल्यूशन अभी बताया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुआ था, और सल्फर बैक्टीरिया जो है ये कॉर्नेलियस वैन नील के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुआ था। तो इसकी सही जो ऑप्शन है बेटा दैट इज एक्वेटिक प्लांट, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ DPP फर्स्ट, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ DPP फर्स्ट, ओके। चलिए बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन प्लांट्स ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज सुक्रोज, ठीक है बेटा। ये हमें बताया था किसने बेटा, ये बताया था हमें जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है बेटा। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए भी उसने एविडेंस दिया था, और ये बताया था कि ग्लूकोज जो है प्लांट्स जो है वो यूजुअली स्टोर करते हैं ग्लूकोज को एज सुक्रोज, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ओके। पूरे बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। ये बेटा आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसको बेटा आप मार्क करके रखिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का डिस्कवर किया,
किसी ने नहीं किया, बस टी डब्ल्यू एंगलमैन ने किया। टी डब्ल्यू एंगलमैन ने क्या बताया था, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने जब क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट किया था, ठीक है बेटा, और उसने देखा था कि हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट हो गई थी ब्लू एंड रेड रीजन में। तो इसने बताया था कि ब्लू रीजन में इस तरह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है बेटा, और फिर देखा था इस तरह से रेड रीजन में बेटा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। अगर ये वेब गॉयर है तो ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इस तरह से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो फोटोसिंथेसिस का है वो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने बेटा डिस्कवर किया। वैन नील ने नहीं किया, जॉन इंजनहोज़ ने नहीं किया, और जोसेफ प्रिस्टले ने भी नहीं किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बड़ा इस पे डिटेल डिस्कशन बेटा हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिविजन भी हो जाएगा और रिमाइंड भी आपको बेटा कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टी डब्ल्यू एंगलमैन अभी बात कर रहे थे, व्हाई डिड एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको बेटा एक्सप्लेन और करेंगे इधर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी या जो इसको बेटा देख रहे हैं वीडियो को, तो उनको भी थोड़ा सा फायदा आ जाना चाहिए। चलिए बेटा, हमारे पास क्या है, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने बेटा क्या किया था, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने इस तरह से बेटा एक प्रिज्म लिया था, ठीक, तो प्रिज्म के थ्रू लाइट को बेटा स्प्लिट किया था इस तरह से। लेकिन सबसे पहले प्रिज्म के बाद प्रिज्म के नीचे टी डब्ल्यू एंगलमैन ने बेटा क्या लिया था, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने बेटा यहाँ ग्रीन एल्गी को रखा था, व्हाट वी कॉल दिस वाज क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा है, ठीक है बेटा। और इसके बाद नीचे बेटा रखे थे एरोबिक बैक्टीरिया, एक सस्पेंशन में रखे थे, ठीक है बेटा, हाँ एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास बेटा एक सस्पेंशन है, इसमें रखे थे एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक। और हमने देखा अगर ये विब गॉयर है, VIBGYOR, यानी कि लाइट जो है ये अगर 7 कलर्स में बेटा स्प्लिट हो रही है, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, और इसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई। तो इस रीजन में एक्यूमुलेट क्यों हो गई, क्योंकि इस रीजन में ब्लू लाइट है और इस रीजन में कौन सी लाइट है, रेड लाइट है। तो एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए थे ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। सो इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टी डब्ल्यू एंगलमैन, व्हाई डिड एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मोर इन ब्लू एंड रेड लाइट, क्योंकि क्लेडोफोरा ने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की थी ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। एग्जैक्टली वो तो है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की थी, लेकिन उस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं हो गए, वो रीजन था, लेकिन उस वजह से नहीं। इमीडिएट काज क्या था, दैट वाज बिकॉज मोर ऑक्सीजन वाज इवॉल्वड इन ब्लू एंड रेड लाइट। अच्छा, एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड लाइट में क्यों एक्यूमुलेट हो गए, क्योंकि जब क्लेडोफोरा ने ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में की और रेड लाइट में की, ठीक, तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया। एरोबिक बैक्टीरिया रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट में और रेड लाइट में ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नीट के लिए, इसको भी बेटा लिख के रख लीजिए, नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। वी आर जस्ट फ्यू क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम डीबीपी फर्स्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डन बाय कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ये कहा था कॉर्नेलियस वैन नील ने, लिखाया है, आपको नोटबुक देख लेना, पहला ही पॉइंट लिखाया होगा। हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। हमारे पास फोटोसिंथेसिस बेटा इस तरह से होती है, हमारे पास CO2 होता है, हमारे पास बेटा H2O होता है, ठीक है, ये मिलके बेटा क्या बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है बेटा, और क्या निकलता है, और बेटा O2 निकलता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, दिस इज वाटर, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, इससे H2 निकलता है, वो किसके पास जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर बेटा क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है पहला, हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यानी कि ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, दैट्स वाटर, इधर से हाइड्रोजन निकलता है और किसके पास जाता है, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। O2 इवॉल्वड बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O। देखो ये जो इधर बेटा ऑक्सीजन मिला, तो ये ऑक्सीजन इधर बेटा इवॉल्व होता है। तो ग्रीन प्लांट्स जो भी ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं वो ऑक्सीजन असल में कहाँ से आता है, वाटर से आता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो अब गलत कौन है, ठीक, अच्छा ये इधर ऑप्शन नहीं है बेटा। इसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इन स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट कौन है, सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है कि नहीं। चलिए बेटा चलते हैं आगे अपने लास्ट डीपीपी फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ रहे हैं, ठीक, बस कुछ सेकंड्स के साथ आपको बने रहना है वीडियो में। चलिए बेटा नेक्स्ट
ये क्वेश्चन नंबर 12 है और लास्ट क्वेश्चन है। हुज एक्सपेरिमेंट वाज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से बाद में किसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया है? जॉन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट को कोई भी जरूरत नहीं थी, जूलियस वॉन साइक्स के एक्सपेरिमेंट्स को नहीं, और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट को भी नहीं, और कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट जो था, जिसमें कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया था सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। अगर आपको याद होगा सल्फर बैक्टीरिया के बारे में कि सल्फर बैक्टीरिया जो है ये असल में बेटा क्या इवॉल्व करते हैं, ये बेटा सल्फर गैस इवॉल्व करते हैं, दे इवॉल्व सल्फर गैस इंस्टेड ऑफ O2। समझ में आ रही बात? तो इस एक्सपेरिमेंट को जरूरत थी बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स के थ्रू इसको वेरीफाई किया गया। ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल डिटेल में बेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका डीपीपी फर्स्ट जो मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से बीच बीच में रेगुलर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि हर दिन मुझे टाइम मिलेगा, आज टाइम निकालना पड़ा आपके लिए, थोड़ा सा छुट्टी थी, ठीक। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में 1-2 डीपीपीज को हम सॉल्व करेंगे, और जब तक आपका एंट्रेंस का एग्जाम जो है ना क्लियर आएगा तब तक सारे डीपीपीज को इंशाल्लाह इसी तरह से हम सॉल्व करते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे।